हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार गामा क्लियर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले टर्म में प्रिज्म और लेंस के न्यूमेरिकलों को देखा था। हम लोगों ने लेंस के न्यूमेरिकलों में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। आज के हम लोग इस टॉपिक में लेक्चर में आप लोग को प्रिज्म के न्यूमेरिकलों के बारे में थोड़ा सिखाएंगे कि कैसे प्रिज्म के न्यूमेरिकलों को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके एग्ज़ाम में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज प्रिज्म के न्यूमेरिकलों को। सभी लोग जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आप लोग को यहाँ चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन बच्चों को रे ऑप्टिक्स की थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि अभी चल रहा है न्यूमेरिकल, मैं आप लोग को थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ और थोड़ी थ्योरी अभी बाकी है उसकी। जितनी थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन और आपका प्रिज्म के बारे में, लेंस के बारे में, जिनको इन सब की थ्योरी पढ़नी हो और थ्योरी अभी तक कंप्लीट ना करी हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को थ्योरी अच्छे से आती है। तो आप लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके, आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पर प्लेलिस्ट पर जा करके आप रे ऑप्टिक्स की जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर जा करके आप लोग सारे लेक्चर्स जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उतना आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तभी आप लोग को आज का जो वीडियो है वो समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए आप लोग को थ्योरी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थ्योरी को पढ़ने के लिए मैं आपको रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट जाने के लिए कह रहा हूँ, ताकि आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ पर पूरा लेक्चर देख लें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकलों को। ठीक, अच्छा, उससे पहले मैंने आपको पिछले वाले टर्म में एक न्यूमेरिकल दिया था घर से होमवर्क करने के लिए, और कई बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर वो उसका आंसर नहीं आ रहा है और वो क्वेश्चन थोड़ा कठिन लग रहा है। तो मैं उसको पहले बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे करेंगे और उसका आंसर भी आ रहा है। ठीक है, और फिर हम लोग उसके आगे अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पिछले टर्म वाला न्यूमेरिकल जो था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क में दिया था और इसी न्यूमेरिकल को पहले मैं आज बताऊँगा, तब मैं आगे बढ़ूँगा। तो बच्चों, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल घर के लिए दिया था वो न्यूमेरिकल क्या कह रहा था? ये न्यूमेरिकल आपका कौन सा था? होमवर्क का न्यूमेरिकल था। मैंने आपको न्यूमेरिकल घर के लिए दिया था। बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपसे ये कह रहा था कि कांच का n बराबर 1.5, यानी हमको कांच का अपवर्तनांक दे रखा था n बराबर 1.5, और कांच के अपवर्तनांक में हमसे ये कह रहा है कि उत्तल लेंस है। एक इतने अपवर्तनांक का क्या है? एक उत्तल लेंस है जिसके वक्रता त्रिज्या क्या है? r है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? r। अगर हम मान लें कि ये हमारा एक उत्तल लेंस है, तो इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या भी कितनी है? r है, और इसकी भी कितनी है? r। कह रहा है उसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? r है, मतलब दोनों पृष्ठों की कितनी त्रिज्या है? इसकी r है। हमसे क्या कह रहा है कि इस लेंस को हम लोग जल में डुबो देते हैं। किस में डुबोते हैं? जल में। और जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है उसने? 4/3। जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। हम लोग ने इसको जल में डुबो दिया, और जल में डुबोने पर हमसे ये पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। कहाँ पर? जल में। यानी कि जल में लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, हमसे ये पूछना चाहता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। हमसे जल में फोकस दूरी पूछ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर n-1, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस का 1/r2। सही बच्चे फॉर्मूला जानते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। हम लोग को फोकस दूरी कहाँ निकालनी है? जल में। तो जल की फोकस दूरी निकालेंगे। जब इस लेंस को हमने जल में डुबो दिया होगा तो लेंस के चारों ओर क्या होगा? जल, यानी कि प्रकाश किरण जल से कहाँ जाएगी? इस लेंस में, यानी कि कांच में। तो हम लोग अपवर्तनांक यहाँ पर किसका यूज करेंगे? WNG, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, माइनस का 1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, r1 और r2 क्या होती हैं? इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या होती हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि r1 की वैल्यू जो होगी वो प्लस का r होगी कि माइनस का r होगी। ध्यान दो, ये r1 है, ये मैंने क्या माना है? r1, और ये क्या माना है? r2। r1 भी r था और r2 भी कितना है? r है।
क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r है, तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब ज़रा ध्यान समझिए, r1 का मान प्लस का r होगा कि माइनस का r होगा। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो r1 पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या r1 है, ये इसका गोला कहाँ कंप्लीट होगा, उस तरफ जा करके। इसका गोला कहाँ कंप्लीट होगा, दाएं तरफ। और अगर इसका गोला दाएं तरफ कंप्लीट होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या दाएं तरफ होगी, और दाएं तरफ होने पर वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 का मान होगा R, लेकिन वो किस में होगा, माइनस में। क्यों? क्योंकि R2 वाला जो पृष्ठ है वो कहाँ, उसका गोला कहाँ कंप्लीट होगा, उसका गोला कंप्लीट होगा बच्चों बाईं तरफ, इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ आएगी, बाईं तरफ, इसलिए वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। क्लियर है? अब आप लोग यहाँ पर इसका मान रखिए, तो R1 की वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस का R, और माइनस R2 की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस का R, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का R। समझ गए सभी लोग? अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/f बराबर WNG। WNG का मतलब क्या हो गया है, कांच के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग WNG को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको ANG/ANW लिख सकते हैं, ANG/ANW। ठीक, अब देखिए ANG क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कितना दे रखा है कांच का अपवर्तनांक, 1.5, तो ये हो गया 1.5। 1.5 को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया इसको, 3/2। और ANW यानी कि जल का अपवर्तनांक किसका, कितना दिया है हमको, 4/3, तो जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/8। कितना आ जाएगा, 9/8। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई WNG की। अब यहाँ पर रखो WNG की वैल्यू, तो WNG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/8 माइनस का 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा R, और ऊपर क्या हो जाएगा 2, यानी क्या आ जाएगा, 2/R आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2/R आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है केवल। तो अब यहाँ पर देखिए 1/f बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 1/8, और इनटू में क्या लिखा है, 2/R। क्या लिखा है, 2/R, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4R। यानी 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4R, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4R। कितनी आ जाएगी बच्चों, 4R। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4R, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आ रहा है आपका 4R। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो बच्चों को लग रहा था कि न्यूमेरिकल कठिन है ये वाला, और जिनको नहीं आ रहा था, वो बहुत ध्यान से समझ ले कि हाँ ये न्यूमेरिकल किस प्रकार से किया गया है। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये SW वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर कितना आ जाएगा, 4R, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समय ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले न्यूमेरिकल में। बच्चों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के न्यूमेरिकल। आज का पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप लोग के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी सॉल्व करिए। चलिए, तो आप सभी न्यूमेरिकल पढ़ लिया होगा अच्छे से।
क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। प्रिज्म का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। क्वेश्चन देखिए, आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यदि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों कितने हो, ए हो, यानी कि हमको जो प्रिज्म कोण का मान दे रहा है, यानी प्रिज्म कोण को हम लोग क्या मानते हैं, एंगल ए, वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। और न्यूनतम विचलन कोण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन कोण क्या बोलते हैं, डेल्टा एम, वो भी कितना है, ए। कह रहा है ये दोनों चीज़ें प्रत्येक ए हैं, यानी प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण ये प्रत्येक क्या है, ए है, यानी कि दोनों की वैल्यू ए दे रखी है। तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन है बहुत, इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला हम सभी लोग ने पढ़ा है कि n बराबर होता है साइन ब्रैकेट में डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और अपॉन में पढ़ा है बच्चों साइन ए बाई टू। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं पढ़ा है, जहाँ पर मैंने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रूफ कराया है इस डेरिवेशन को, वो लोग जा करके लेक्चर जरूर देख लेंगे, मगर मैंने इसको प्रूफ भी करवाया है। तो बच्चों ये आपका जो मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया था, ये फॉर्मूला हो गया। हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देखिए n बराबर साइन डेल्टा m क्या है, विचलन कोण जिसकी वैल्यू कितनी है, a, और a क्या होता है, प्रिज्म कोण, उसकी वैल्यू भी कितनी है, a, दोनों की वैल्यू a दे रखी है, अपॉन में 2 और अपॉन में साइन a, और a की वैल्यू कितनी है, a के बराबर है, एंगल a की वैल्यू कितनी है, a के बराबर है, इसलिए a बाई 2। चलिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा n बराबर साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a बाई 2, और अपॉन में हो जाएगा साइन a बाई 2। क्लियर है। अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे सामने फॉर्मूला आएगा n बराबर साइन a, और अपॉन में आ जाएगा साइन a बाई 2। क्या आ जाएगा, साइन a बाई 2। हम लोग साइन a को क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन a को लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है साइन a का 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। क्लियर है। साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल, और अपवर्तनांक आ जाएगा n बराबर 2 कॉस a बाई 2। तो अपवर्तनांक कितना आ जाएगा, n बराबर 2 कॉस a बाई 2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा 2 कॉस a बाई 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप ताला लगा दीजिए, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हमने अपवर्तनांक के फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण, इन दोनों की वैल्यू हमको ए दे रखी थी, दोनों की वैल्यू ए रख के हमने उसको सॉल्व कर लिया, और आंसर कितना आ गया, अपवर्तनांक n बराबर आ गया 2 कॉस a बाई 2। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें जल्दी से क्वेश्चन को। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। सभी लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा अच्छे से। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान सुनना। आपकी आज की क्लास का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि किसी एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है बच्चों, डेल्टा एम, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो कह रहा है तथा प्रिज्म कोण का मान कितना है, 60 अंश, यानी प्रिज्म का कोण यानी कि एंगल जो ए है वो कितना दे रखा है, 60 अंश।
यानी एंगल का मान ए का मान 60 डिग्री है। हमसे कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कह रहा है कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों को। हम सभी लोग जानते हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर साइन ब्रैकेट में डेल्टा m प्लस a/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन a/2। ये फॉर्मूला किसका होता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो n बराबर साइन डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण कितना वैल्यू है 30 डिग्री, प्रिज्म कोण कितना दिया है 60 डिग्री, अपॉन में 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन a/2। a की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि साइन 60/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपवर्तनांक n का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, 90/2 कितना हो जाएगा 45, यानी कि आ जाएगा आपका साइन 45 और अपॉन में 60/2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि आ जाएगा आपका साइन 30। ओके, तो n बराबर कितना आ जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n इक्वल आ जाएगा कितना, n इक्वल बच्चों आ जाएगा 2/√2, यानी कि n का मान कितना आ जाएगा √2, यानी आपका अपवर्तनांक कितना आ जाएगा प्रिज्म का √2। √2 क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग ताला लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चों को बिल्कुल जल्दी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग का कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुरंत इसका आंसर बताइए, इसका आंसर तुरंत सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के उदय व अस्त होते समय सूर्य का ताम्र वर्ण दिखाई देना किससे संबंधित है। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य का ताम्र वर्ण दिखाई देना किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। आपका ऑप्शन कह रहा है प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से, अपवर्तन से या व्यतिकरण से। बच्चों ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश वायुमंडल में चलता है तो वायुमंडल में जो धूल के कण या गैसों के जो अशुद्धि के कण होते हैं वो कण क्या करते हैं, उस प्रकाश को पहले तो अवशोषित करते हैं और उसके पश्चात अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और सूर्य का अस्त होते समय और उदय होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना यानी कि आपका ताम्र वर्ण का दिखाई देना बच्चों किसका उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। सभी लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन से। किससे, प्रकाश के प्रकीर्णन से। सभी को समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से। सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बच्चों क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म में
यानी कि 60 अंश का कोण बनना है प्रिज्म में, यानी प्रिज्म कोण कितना दे रखा है 60 अंश, 60 अंश का कोण बनना है प्रिज्म में, यानी प्रिज्म कोण कितना दे रखा है 60 अंश, यानी एंगल ए कितना दे रखा है 60 डिग्री। और कह रहा है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में, यानी कि अल्पतम विचलन हो रहा है, अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री से क्या होती है, विचलित होती है। यानी कि एक किरण जो होती है विचलित कितने से हो रही है, 30 डिग्री से कितनी हो रही है, वो विचलित हो रही है। तो बच्चों हमसे ये कह रहा है कि प्रिज्म पर आपतन कोण का मान कितना होगा, यानी कि प्रिज्म पर आपतन कोण का मान कितना होगा। प्रकाश किरण कितने से विचलित हो रही है, 30 डिग्री से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। यानी कि ये क्या दिया है, विचलन कोण, विचलन कोण क्या दिया है, डेल्टा एम, यानी कि 30 डिग्री। बच्चों ध्यान समझिए, टर्म को पहचाने कि हमको दिया क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण पर, यानी कि 60 डिग्री के कोण वाला एक प्रिज्म है, यानी कि क्या दिया है, प्रिज्म कोण, तो ये क्या हो गया, एंगल ए। कह रहा है अल्पतम विचलन की स्थिति में कोई किरण है प्रकाश की जो कि 30 डिग्री से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। मतलब ये क्या दिया गया है, विचलन कोण, इतने कोण से क्या हो रही है, विचलित हो रही है, तो ये क्या हो गया, विचलन कोण। अच्छा अल्पतम विचलन है, इसलिए इसको हमने क्या माना है, अल्पतम विचलन कोण। उसने क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है अल्पतम विचलन की स्थिति में, इसका मतलब ये कोण कौन सा है, अल्पतम विचलन कोण है। तो हमसे आई यानी कि आपतन कोण का मान पूछ रहा है। बच्चों एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और अपॉन में साइन a बाई 2। ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, प्रिज्म के अपवर्तनांक का। अगर बच्चों आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसके जस्ट एक ऊपर वाली लाइन ध्यान करिए। ये फॉर्मूला आता था कैसे, हम लोग स्नेल का नियम लगाते थे n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि ये जो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 है ये किसकी वैल्यू होती थी, आई की वैल्यू होती थी, और फिर हम लोग ये वाली वैल्यू यहाँ आई की जगह रखते थे, तब जा कर के ये वाला फॉर्मूला आता था। तो हम लोग जब ये वाली वैल्यू इसमें रखते थे आई की जगह बच्चों, तब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आता था। यानी कि ये जो डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, आई की। अगर आपसे कहीं पूछे कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों ये जो ए बाई 2 है, केवल ए बाई 2 ये किसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है। अगर आप इसको इससे कंपैरिजन कराएं तो आपको आई की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बाई 2। क्लियर है, यानी कि आई की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। बस यही आपको समझना था, ध्यान से समझिए। हम लोग को आपतन कोण आई की वैल्यू निकालनी है, और आई की वैल्यू होती क्या है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। क्लियर है, मेरी बात आप फिर सुनिए एक बार। n बराबर क्या होता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसका नियम होता है, स्नेल का। और n बराबर हम लोगों ने एक फॉर्मूला और जानते हैं कि साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और अपॉन साइन ए बाई 2। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को कंपैरिजन कराएं तो आप लोग को साफ साफ दिखेगा कि बच्चों आई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर की वैल्यू कितनी है, ए बाई 2। बस मैंने इतना ही कहा है आपसे कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो बस वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, और आर की वैल्यू कितनी होती है, ए बाई 2। चलिए, तो आई का मान ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें आई की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा एम कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ए कितना है, 60 डिग्री, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। तो आई कितना आ जाएगा, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री बाई 2 कितना हो जाएगा आप लोग का, 45 डिग्री। यानी आपतन कोण कितना आ जाएगा, आई का मान 45 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों आपतन कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आपतन कोण का मान कितना है, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने फॉर्मूले का कंपैरिजन करा के वहाँ से आई की वैल्यू निकाल ली। आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 आ गई, और हमने यहाँ पर मान रख करके आई का मान निकाल लिया 45 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहना चाहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको कोई टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आकाश के नीले रंग का कारण है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है बच्चों? मैंने आप लोग को बताया था, ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि सूर्य का उदय होते समय और अस्त होते समय लाल दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र का रंग नीला दिखना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं। इसलिए आकाश का रंग नीला होना ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सही है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है आपसे कि आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो बच्चों कारण क्या है इसका? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो इसका क्या है? कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको टाइम नहीं दिया। अगले क्वेश्चन में बच्चों बढ़ते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 6 नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए भी कोई टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। बहुत जल्दी इसको सॉल्व करें। सॉल्व क्या करना है? केवल बताना है आंसर आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। बच्चों आपको ध्यान होगा मैंने आपको लॉर्ड रैले का नियम पढ़ाया था, I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ यानी प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है बच्चों वो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा ऑप्शन सही कह रहा है? कह रहा है तरंग दैर्घ्य होती है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी ध्यान से पढ़ो, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है आपतित प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। और बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही बताया था कि जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसका मतलब बैगनी का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बैगनी के लिए तरंग दैर्घ्य का मान क्या होता है? सबसे कम होता है। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। समझ गए आप लोग? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है लॉर्ड रैले के अनुसार वो चतुर्थ घात के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ गए सभी लोग? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ध्यान से समझने का प्रयास करिए और इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। आप लोग के पास 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है। यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? √2। यानी हमको n का मान दे रखा है √2। कह रहा है प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 है तथा अपवर्तक कोण कितना है? 60 डिग्री। अपवर्तक कोण कितना है? 60 डिग्री। अपवर्तक कोण यानी कि क्या हो जाएगा आपका बच्चों? ए को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। मैंने आप लोग क्या बताया था कि प्रिज्म कोण को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण भी बोलते हैं। प्रिज्म कोण को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण बोलते हैं। यानी प्रिज्म कोण ए होता है और अपवर्तक कोण भी क्या होता है? ए होता है। कितना दिया है? 60 डिग्री। हमसे कह रहा है एक किरण किस कोण पर आपतित हो? एक किरण
किस कोण पर आपतित हो, यानी कि हमसे आई का मान पूछ रहा है, हमसे आपतन कोण पूछ रहा है कि अल्पतम विचलन हो, यानी कि अल्पतम विचलन हो जाए। तो बच्चों हमसे इसमें आपतन कोण की वैल्यू पूछ रहा है कि आई की वैल्यू कितनी होगी जब अल्पतम विचलन की स्थिति हो। तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 और अपॉन साइन a बाई 2। अपवर्तनांक कितना दे रखा है हमको, √2 साइन डेल्टा m प्लस a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और अपॉन बाई 2, अपॉन में साइन a बाई 2 और साइन a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बाई 2, कितनी है 60 डिग्री। तो हमने a की वैल्यू 60 डिग्री रख दी। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए साइन डेल्टा m प्लस 60 डिग्री बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन 60 बाई 2। तो 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इक्वल में क्या हो जाएगा √2। बच्चों जब ये 1/2 यहाँ पर इनटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन ब्रैकेट में डेल्टा m प्लस 60 डिग्री बाई 2 और ये हो जाएगा √2 इंटू 1/2। तो जब √2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा साइन डेल्टा m प्लस 60 डिग्री बाई 2 और बराबर में क्या बच जाएगा 1/√2। और बच्चों 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन 45 की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा साइन डेल्टा m प्लस 60 डिग्री बाई 2 और बराबर क्या हो जाएगा साइन 45। अब देखिए साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल और क्या बचेगा डेल्टा m प्लस 60 डिग्री, डेल्टा m प्लस 60 डिग्री बाई 2 बराबर 45 डिग्री। ओके, तो डेल्टा m बराबर प्लस 60 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो डेल्टा m बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। डेल्टा m बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और जब अच्छा डेल्टा m क्या हो गया अल्पतम विचलन कोण हो गया, कितना आ गया 30 डिग्री। तो हम सभी लोग जानते हैं हमसे पूछ क्या रहा है आपतन कोण, और आपतन कोण के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, आपतन कोण का फॉर्मूला क्या जानते हैं I बराबर डेल्टा m प्लस a बाई 2। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा m कितना है, कितना निकाला है 30, a कितना है 60, a कितना है 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 और 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45, यानी कितना आ जाएगा आपतन कोण 45 डिग्री। यानी कि आपतित किरण किस कोण पर आपतित हो 45 डिग्री के कोण पर आपतित होनी चाहिए अल्पतम विचलन की स्थिति में। ठीक है, तो आपका आई का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए। पहले हमने इस वाले फॉर्मूले का अपवर्तनांक के फॉर्मूले का प्रयोग करके किसका मान निकाला, डेल्टा m का मान निकाला, यानी कि अल्पतम विचलन कोण का मान निकाला, और डेल्टा m के लिए फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया आई का, और यहाँ पर हमने वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लिया। आंसर कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के आपके ये क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रिज्म के। प्रिज्म के बच्चों ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनते हैं, आसान क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से न्यूमेरिकलों को समझ लेंगे। बच्चों आपके न्यूमेरिकल की भी एक क्लास और होगी और उस क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकलों को देखेंगे, जो कि आपकी अंतिम क्लास होगी। लेंस और प्रिज्म के न्यूमेरिकलों को हम लोग अंतिम रूप से कल अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपनी थ्योरी में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़रा शेयर करें। आप लोग को बहुत बड़ी गुड इवनिंग और धन्यवाद।